नमस्कार मित्रों, मैं प्रेम लोहिया वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद लोहिया सर में। मित्रों, आज मैं आपके सामने जो 2018 में जो रीट हुई थी उस रीट के अंतर्गत अच्छा स्कोर जिन्होंने गेन किया है उनको लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और वो मेरे पास में विराजमान है। उनका नाम है नरेश टेलर और उन्होंने अपनी जो स्ट्रेटजी कैसे बनी, अपनी जो यात्रा है यानी कि रीट की यात्रा उन्होंने कैसे संचालित की और इस तरह इतने अच्छे नंबर उन्होंने कैसे गेन किए और इसके अलावा ये हमें बताएंगे कि आपको तैयारी कैसे करनी है, अब इस कोरोना काल में इस टाइम का कैसे आपको यूटिलाइजेशन करना है, क्या और कितना कैसे पढ़े। इन तमाम आपके जो जहन में क्वेश्चन है वो उमड़ रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो इन तमाम क्वेश्चनों का आपको आंसर बिना बताए आपको मिल जाएंगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो चलिए अपनी यात्रा को स्टार्ट करने। तो नरेश जी सर। जी सर, वेलकम है सबसे पहले आपका अपने इस प्लेटफॉर्म पर स्टडी विद लोहिया सर। और आपसे सबसे पहला ये मैं क्वेश्चन करूँगा कि आप बताइए कि आपकी जो स्ट्रेटजी रही है उसका ड्यूरेशन कितना रहा है, एक डेडिकेटेड स्टडी जिसके अंतर्गत आपने पूरी तरह से अपना जी जान झाँक करके अपनी तैयारी की थी। हेलो, फर्स्ट आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और इंटरव्यू देने का मौका दिया, थैंक्स। और जहाँ तक सवाल है तैयारी की ड्यूरेशन मैंने है वो लगभग 6-7 महीने तैयारी की फुल डेडिकेशन के साथ। 6 से 7 महीने आपने अच्छी 6-7 महीने, और उसमें मान लो तो आप 6-7 घंटे औसत पढ़ाई। हालांकि पढ़ाई को लोग कहते हैं घंटों में नहीं बांटना चाहिए, फिर भी एक वो आइडिया होता है मोटा भैया, ताकि अपना जो एक फ्लो है वो बना रहे। यानी तो 6-7 घंटे लगभग पढ़ाई की मैंने, मतलब जैसा कि औसत पढ़ाई पा रहे हैं। बिल्कुल। तो सर आपने इस 18 वाली वैकेंसी आपने क्वालिफाई की है, 18 वाली किया ना। तो इस 18 वाली वैकेंसी में आपने कितने नंबर गेन किए आउट ऑफ 150 150 में से कितने? मेरे मतलब 2018 रीट में 120 नंबर थे आउट ऑफ 150। बहुत बढ़िया सर, बताइए, कांग्रेचुलेशंस। और आप वर्तमान में कहाँ पर पोस्ट है आपकी, कहाँ पोस्टेड है? मैं बाड़मेर जिले के गेड़ा पंचायत समिति में खारापार ग्राम पंचायत है, वहाँ पे मैं पोस्टेड हूँ एज ए 3rd ग्रेड टीचर लेवल फर्स्ट। अच्छी बात है सर। तो आप अपने जो व्यूवर है उनको, ऑडियंस को आप ये बताइए कि आपने जो 6 से 7 महीना तैयारी की, जैसा कि आपने बताया कि आपने एग्रीड 6 से 7 आवर से वो आपने तैयारी की, क्या ये एग्जाम तक 6 से 7 घंटे ही तैयारी की या फिर इसमें आपने कुछ अमेंडमेंट किया, कुछ संशोधन किया? देखो, तैयारी जब अपन शुरू करते हैं तो उसी दौरान कई पड़ाव आते हैं, ठीक है। कई अपने जैसे आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा अधिगम पठार भी आते हैं, तो कहीं ढाल भी आती है जहाँ पर अपनी पढ़ाई अच्छी होती है, तो पठार पे थोड़ी बहुत पढ़ाई अवरुद्ध हो जाती है। तो मतलब कभी कभार 8-9 घंटे पढ़ाई हो जाती थी, कभी 2-3 घंटे होती थी, कभी नहीं हो पाती। और तैयारी के दौरान यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है तो अच्छा हो रहा है, इसमें कोई गलत नहीं। अपन तैयारी करते हैं तो डिप्रेशन में आना या स्ट्रेस में आना एक जनरल है, ठीक है, नॉर्मल चीज़ है। तो इसमें कोई वो आपको ज़्यादा नहीं लेना है कि भाई हाँ मैं तो डिप्रेशन में बैठा रहता हूँ, वो चीज़ नहीं है। बस लगातार तैयारी करते रहो, जिस दिन मूड नहीं है उस दिन मत पढ़ो, सो जाओ, या जो अपनी भी कोई भी हॉबी है उसका एंजॉय करो। जैसा कि उन्होंने बताया कि भाई तैयारी का इनका जो एक स्टैंडर्ड है वो 6 से 7 घंटा है ना। लेकिन कभी कभार बाई चांस ऐसा हो जाता है, जैसे कि कोई काम भी हो सकता है या मे भी कोई हेल्थ वीकनेस भी हो सकती है, तो उस वजह से कभी कभार डिस्टर्बेंस हो जाए। तो ऐसा भी नहीं है कि आप इनको घंटों के अंदर बांध करके भाई 6 से 7 घंटा फिक्स, इससे ज़्यादा आपके पास में टाइम है, आप वो इंजॉय जो भी आपको एक डेली रूटीन करने के बाद में आप बिल्कुल मजे मारे, जितना आप हो पा रहे हैं आप टाइमिंग है वो प्रयास करेगी टाइमिंग। और ये मैटर करता है कि आपकी जो वैकेंसी है वो कितनी दूर है ना, कितनी दूर है या कितना ड्यूरेशन है, उस पर भी डिपेंड करता है। आपके पास में सपोज करो कि 2 महीने हैं फिर आप टाइमिंग कम दे रहे हो, तो आई थिंक ये आपके लिए लॉस। वैसे इस रीट में जो एस्पिरेंट है उनको काफ़ी टाइम मिल गया, लगभग 1.5-2 साल हो गए तैयारी करते हुए लोगों को, ठीक है। तो इसमें वो नहीं भाई अपना सिलेबस कवर नहीं हुआ है, वो चीज़ नहीं है। सिलेबस सबका लगभग ऑलमोस्ट कवर हो गया है इसमें। बिल्कुल ऐसा आप मान रहे हैं और होना भी सही है, क्योंकि एक डेडिकेटेड, अब तो एक रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए, बाकी कुछ नहीं होगा। अब आप ये बताइए कि आप नोट मेकिंग को कितनी प्रायोरिटी देते हैं? सही बात कहूँ तो मैंने लगभग अपने रीट में 5 सब्जेक्ट हैं, इसमें
मैथ्स के अलावा सबके नोट्स बनाए थे मैंने। वेरी गुड जॉब। ठीक है, और नोट्स में ऐसे नहीं, अपन कॉपी पेस्ट नहीं करना है। नोट्स में क्या करना है कि मतलब बुलेट प्रूफ में आप जैसे मान लो कि कोई टॉपिक है, ठीक है, 100 लाइनें दी हुई है तो उसके बुलेट पॉइंट लिखो, पूरी कॉपी मत करता। फिर अपन वैसे नोट्स क्यों बनाते हैं कि रिवीजन फटाफट हो जाए, ठीक है। तो यदि अपन कॉपी पेस्ट पूरी किताब कर लेंगे तो किताब ही पढ़ ले, फिर उस नोट्स का क्या फायदा। मतलब आप शॉर्ट नोट्स बनाए और अच्छे नोट्स बनाए तो जरूर नोट्स का बहुत फायदा मिलता है। और मैंने 4 सब्जेक्ट में नोट्स बनाए थे, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब है, इनका मेन मोटिव ये है अपने को बताने का कि मतलब जो अपन नोट मेकिंग करते हैं एक्चुअली ये रहता है कि अपन उनकी फोटो कॉपी कर लेते हैं, आई मीन जीरोक्स की तरह नोट्स बना देते हैं, पता ही नहीं चलता है कि रियल कंटेंट कौन सा है। तो आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, उसकी जो मेन और एक बात और ध्यान रखें, जब आप नोट्स बनाएं तो मैं आशा करता हूं कि आप अपनी भाषा में नोट्स बनाएं, ना कि किताबी भाषा में। ये सबसे बड़ी बात है, ताकि आप उसको कोरिलेट करते हुए समझ पाए कि भाई एक्चुअली वो क्या कह रहे हैं, वो कंटेंट आपको समझ में आना चाहिए आफ्टर ऑल। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको सब्जेक्टिव तो लिखना नहीं होता है, तो वो चीज आपको माइंड में सेटअप होना चाहिए कि आप उसको कैसे याद करें, वो आपको अपने अकॉर्डिंग तैयार करना है। क्योंकि बहुत ज्यादा कंटेंट होने की वजह से इतना विस्तृत होने आपको याद करने में समस्या होगी। ठीक है सर, तो ये बताइए आपने 6 से 7 महीना एग्रीगेट तैयारी की है, और एक एवरेज अगर हम बात करें तो उसमें कभी कभार बाई चांस से वो आप वो डिस्टर्ब हो सकते या हुए हैं, ठीक है, ये डजेंट मैटर। इसके अलावा मैं आपको अगर बताना या पूछना चाहूँ तो एक सब्जेक्टिव बात करें तो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के आपने कितनी बुकों को प्रेफरेंस किया, या यूं कह दो कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे कि रीड के अंदर 5 सब्जेक्ट है, अगर मैं बात करूं तो 1 by 1 जैसे कि ईवीएस हो गया, साइकोलॉजी हो गई, मैथ हो गया, हिंदी और संस्कृत, इधर संस्कृत इधर इंग्लिश, यानी दोनों को अल्टर, ये आपने ऑप्शनल है तो दोनों में से एक लेते हैं। तो इसके अंदर आपने कितनी बोले तो बुक्स है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपने है वो सजेस्ट करते हैं आप, या कितनी पढ़ी आप? बुक्स कितनी पढ़ते हो वो कोई बात नहीं है कि बुक्स कौन सी पढ़ रहे हो वो वो मैटर करती है। तो मैंने तो मतलब जो अपना स्टडी मटेरियल है वो मिनिमाइज ही रखा था, ज़्यादा कोई मेरे पास ज़्यादा किताबें नहीं थी। अपने पास जैसे ये आप सब पढ़ते हैं रीट में लक्ष्य वेद, जिसको तो मैं वेद कहता हूँ रीड के लिए, ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से पढ़िए और बाकी 4-5 किताबें आती है, ढंग से पढ़ लीजिए। आफ्टर ऑल आपकी इसके ऊपर अच्छी फैद रही और आप डेडिकेशन के साथ में पढ़ा। हाँ, फुल तो बताइए आप इसको हालांकि देखिए जो किताब पिछली बार रीड की थी उसका कवर वगैरह थोड़ा सा एक्सचेंज डजंट मैटर, उसी पब्लिकेशन की है और ये थोड़ी सी वाइड है ये। हाँ, अभी थोड़ी बाइंडिंग चेंज है, बाकी किताब वही है। 2 आती थी, मैंने हालांकि मैंने 2012 की टेट की किताब पढ़ी थी लक्ष्य, आप बताइए, रीड की लाई नहीं, खुद की किताब नहीं खरीदी। कंटेंट पर डिपेंड करता है कि उससे रेलेवेंट है या नहीं। आप सबसे बड़ी बात ये चीज है, बुक कॉस्ट से ज्यादा नहीं। तो ये आपने इस जो लक्ष्य वाली है गाइड है, इसको कितनी बार आपने पढ़ा है? मैंने लगभग इस किताब को 5-6 बार पढ़ लिया था। सबसे बड़ी बात ये है कि रिवीजन इज मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके साथ में मैंने इसके नोट्स भी बनाए थे, शॉर्ट नोट्स। देखिए, तो इसका मतलब है कि आपने इसको 5 से 6 बार तो इसको पढ़ा है। हाँ, 5 से 6 बार और शॉर्ट नोट्स बनाए, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि मैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूँ तो साइकोलॉजी के अंतर्गत क्या पढ़ा? साइकोलॉजी में सबसे पहले मैंने इसी में से शुरुआत की थी, साइकोलॉजी, ठीक है, और इसमें अच्छी दे रखी है। मतलब अपनी समझ भी विकसित होती है। और जैसे अपने टेट के कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो उसमें 2 टाइप का पैटर्न होता है। एक जैसे आप सीटेट देते हो तो उसमें क्या है कि अपन समझ पूछी जाती है, और जैसे अपन राजस्थान में ये रीड दे रहे हैं तो इसमें क्या है कि थोड़ा बहुत फैक्चुअल है और एक तथ्यपरक चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है। ये बात होगी, सही बात है, बिल्कुल। तो रीड के अंदर सही है। हाँ, पर हुआ क्या कि पिछली बार जो 2018 में रीड हुई उसमें सीटेट का थोड़ा बहुत पैटर्न फॉलो हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको दोनों में सामंजस्य बिठाते हुए तैयारी करनी है। मतलब कि आपको तथ्य भी रटना भी है, ठीक है, बट समझना भी है। पहले आप उस चीज़ को समझो, फिर रटे तो मतलब आप बार बार पढ़ोगे तो अपने आप वो हो जाएगी, ठीक है ना। वो जैसा कि इन्होंने बताया कि भाई जो सीटेट का एग्जांपल देकर इन्होंने हवाला देते हुए बताने का प्रयास किया कि जो स्टेट एग्जाम होते हैं, जैसे कि अपन रीड की बात करें तो रीड के अंदर जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आते हैं, अगर 18 को छोड़ दे तो फैक्चुअल ज़्यादा आते हैं। इसमें जो 18 वाले में थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन आए थे, हमारे, और ये बात है। और ये आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पर होते हैं। ये मान के चलिए कि जो अभी ये जो रीड होगी उसी में भी जो पिछला जो पैटर्न था वही फॉलो होगा, ठीक है नहीं। अब वो तथ्यपरक 1 लाइनर क्वेश्चन या फिर 1 लाइन में प्रश्न है और वो चीज़ें नहीं आने वाली। आपको प्रश्न घुमावदार प्रश्न पूछे जाएंगे तो घुमावदार ही पढ़ना है, एक लेवल वो, हाँ, वो चीज़ है, ये चीज़ है। तो इसके लिए आपने एक तो लक्ष्य पढ़ी और इसके लिए कौन सी पढ़ी? साइकोलॉजी। हाँ, साइकोलॉजी में एक तो लक्ष्य पढ़ी मैंने
और एक ये आप सबके पास होगी, प्रभात पब्लिकेशन की है, वंदना जादौन। बहुत अल्टीमेट किताब है। मतलब अपन कहते हैं ना कि बिनोला करते हैं तो वो मक्खन आता है ना, तो मक्खन है ये, ठीक है जी। हालांकि इसमें मैटर कम दे रखा है पर शानदार किताब है। मैं तो मतलब इस किताब का एकदम कायल हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी किताब है। इसी के साथ एक फर्स्ट रैंक की किताब आती है BL देव, हाँ ये वाली, ये किताब, इसको भी मैंने पढ़ा था, खूब पढ़ा इसको। हालांकि इसको तो कम ही पढ़ा क्योंकि इसमें कम मैटर था, तो मतलब ये तो फटाफट निपट जाती थी। इसको पढ़ा समथिंग? इसको लगभग 2-3 बार पढ़ा, 2-3 बार इसको भी पढ़ा, ठीक है, 4-5 बार इसको पढ़ा मैंने, ये भी अच्छी दे रखी है। और अभी वर्तमान में चल रही है एक अवनी पब्लिकेशन की, वो क्या नाम है, धीर सिंह दाबाई। हालांकि मैंने उस किताब को पढ़ी नहीं है, पर लोगों से सुना है कि वो उस किताब में मतलब थोड़ा मैटर क्या है कि थोड़ा सा वास्ट, हाँ भराव ज़्यादा है उसका। हाँ ये किताब है अच्छी, किताब तो अच्छी है, पर समझ पर और आपके पास टाइम कितना है उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी किताब। मेरे हिसाब से ये इनिशियल बुक बता रहे हैं। हाँ, ये जो 3 बुक्स है ना, बहुत शानदार किताब है, ठीक है, ये पढ़िए आप। और इसी के साथ साइकोलॉजी के जहाँ पर भी आपको ऑब्जेक्टिव मिले, जैसे कि अभी मैं अगर बता दूं तो हाँ, ये पढ़िए अपने पास, जैसे ये अवनी की है, एक PD पाठक की आती है, उसमें भी एक मैंने लाई थी, वो नहीं है इसमें, नहीं है वो। हाँ ये है, इसमें मतलब वो थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों साथ में दे रखे हैं। एक ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, मैंने खूब सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए। आपको जहाँ से भी मिले आप भले कहीं से खरीदो, मॉडल पेपर होते हैं ना जैसे उत्कर्ष वगैरह, या फिर और भी कोई कोचिंग क्लासेस के, तो वो खरीदो। जहाँ पर भी कोई भी ऐप्स है बढ़िया, ठीक है, नहीं प्ले स्टोर से जाके आप डाउनलोड करो, वहाँ से ऑब्जेक्टिव जितने हो सॉल्व करें आप, ठीक है, तो आपको एक रूटीन हो जाएगा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का, एक आपके पास मतलब तरीका आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये बुक्स पढ़िए, इसके साथ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए, इट्स ओके, वो ज़्यादा नहीं है। और इसमें जैसा कि इन्होंने बताया, इसके अंदर एक तो थ्योरी थी, इसके अलावा आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। हाँ, तो वो तो साथ में ही क्वेश्चन और थ्योरी भी अच्छी दे रखी है इस बुक में, मतलब और व्यवस्थित मैटर है, उटपुटांग कोई नहीं है, चीज़ें व्यवस्थित है, तो आप इसको प्रेफर ज़रूर करें। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोलॉजी को इसलिए, क्योंकि साइकोलॉजी जैसे कि हमें पता है कि रीट या किसी भी PCS एग्जाम के अंदर जो टीचिंग लाइन की बात करूं तो ये बैकबोन होती है, इसलिए आपने अच्छी तरह से बताया, थैंक यू। अब आप बात हम करते हैं आगे इसके बारे में, EVS के बारे में बात करते हैं, उनके लिए कौन सी बुक है वो आपने प्रेफर की? हाँ, EVS की जैसे एक तो ये बुक लक्ष्य है, ठीक है, लक्ष्य में से मैंने मतलब इसको अच्छी तरह से पढ़ा था और उसके शॉर्ट नोट्स बनाए थे, ठीक है। और फिर मैंने इसमें जैसे पिछली बार, अब की बार थोड़ा साइंस का पोर्शन शायद हट गया है ना, हाँ अभी बार थोड़ा कम। हाँ, तो पिछली बार क्या थोड़ा बहुत साइंस में जैसे बायो भी थी और थोड़ा बहुत फिजिक्स के पार्ट थे, प्रकाश वगैरह, तो मैंने 6th to 9th जो RBC बोर्ड की चलती थी अपने 6th to 9th, हाँ ठीक है, वो साइंस की बुक्स पढ़ी थी मैंने, जो उसमें भी मोस्ट ऑफ जो बायो वाला पार्ट था वो पढ़ा था, और थोड़ा बहुत फिजिक्स का कोई पार्ट था तो वो पढ़ा था, क्योंकि वो सिलेबस में वही था। फिर ये लक्ष्य पढ़ी और वो 6th to 9th वो RBC वाली पढ़ी। और एक आती है, आपने देखी होगी या फिर मैं आपको बता देता हूँ, आर्यन पब्लिकेशन के आते हैं सॉलिड पेपर, जिसमें जो अब भारत के विभिन्न राज्य है उनके जो स्टेट्स होती है उनके सॉलिड पेपर है, जैसे CTET, हरियाणा टेट, UP टेट, राजस्थान टेट और भी कई राज्यों के, तो उनमें वो क्या है कि मतलब सभी राज्यों के पेपर दे रखे हैं और सॉलिड पेपर है, तो वो इस तरह से मतलब एक सॉलिड पेपर है, अरिहंत पब्लिकेशन का आता है ये, जैसे ये अग्रवाल है, ये वो अरिहंत का आता है, तो उसमें क्या है कि बहुत अच्छा मैटर है, और उसमें सॉल्यूशन भी दे रखा है, आप सॉल्यूशन को अच्छी तरह पढ़िए, ठीक है। और जो CTET के जो क्वेश्चन पेपर है ना, वो आप जो भी सॉलिड पेपर है वो आप अच्छी तरह से पढ़िए, उनको समझिए, क्योंकि उसी के पैटर्न में जैसे होता है ना कि भी अभी जो अपने राजस्थान में होती है ना RS, तो RS में क्या हो रहा है कि अभी UPSC पैटर्न फॉलो कर रही है, ठीक है, RPSC, वैसे अब RBSC, ठीक है, RBSC भी ये जो CTET है ना, CTET का पैटर्न फॉलो करेगी निश्चित रूप से। पिछली बार भी किया था, आंशिक रूप से ही किया, पर किया जरूर, अब की बार भी जरूर करेगी। तो आप समझ आधारित और तथ्यपरक दोनों में सामंजस्य बिठाते हुए पढ़े और ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, यानी कि आफ्टर ऑल मोस्ट ऑफ का फिल्टरिंग नहीं करनी, ज़्यादा रटन पर ध्यान, जो फैक्ट है वो तो रटना ही है, और भाई बुद्धि सिद्धांत कब दिया वगैरह। ये साइकोलॉजी में 2-3 बुक्स पढ़िए, ज़्यादा मत पढ़िए, ज़्यादा पढ़ना है तो आप ऑब्जेक्टिव पढ़िए, पर थ्योरी ज़्यादा नहीं पढ़िए, 2-3 बुक्स से ही पढ़िए थ्योरी, उससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा।
तो आपने एक तो लक्ष्य की पढ़ी ईवीएस के लिए, इसके अलावा आर्यन पब्लिकेशन के आपने क्वेश्चन लगाए, और इसके अलावा आपने आरबीएससी की जो बुक्स है उनके बारे में बात की, उनको पढ़ा है। लक्ष्य पढ़ा मोस्टली, और वो फिर इसमें एक तो साइंस के लिए आपने 6 to 9 पढ़ा साइंस के लिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके लिए प्रॉपर ईवीएस के बारे में हम जैसे बात करें, जो एक जर्नल है जो जिसको हम पर्यावरण बोलते हैं, उसके लिए क्या पढ़ा, अगर हम साइंस को बात करें तो भी 6 से लगा। हाँ, जैसे इसमें अपन ईवीएस थी, उसमें एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के कुछ पार्ट थे, तो काफ़ी तो लक्ष्य में दे रखे थे। ठीक है। और इसके अलावा मैंने जैसे मैंने कोचिंग की थी उत्कर्ष क्लासेज, तो हमें नोट्स दिए गए थे, तो उसमें जो ईवीएस इकोलॉजी का पार्ट था ना, अपने एनवायरमेंट इकोलॉजी, उसके नोट्स बहुत शानदार थे। उसमें से मेरे 3-4 क्वेश्चन भी अच्छे पढ़े वैसे, और सही भी हुए, तो वो पढ़िए, या कोई नोट्स मिल जाए एनवायरमेंट इकोलॉजी, बाकी वो ज़्यादा नहीं है। उसमें क्या है, नेशनल पार्क वगैरह है, वो रामसर साइट वगैरह है, नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए वो कोई। जी, ये बात है। और इसके लिए आपने आरबीएससी की किताबें तो पढ़ी होगी एनवायरमेंट के लिए? एनवायरमेंट के लिए वैसे इसमें दे रखी है 6 to 9 साइंस में दे रखे हैं। जैसे 6ठी की है तो उसमें 1-2 टॉपिक दे रखे हैं, 7वीं में 1-2 टॉपिक, तो वो पढ़िए बस, ज़्यादा नहीं। ओके, तो ये इसके लिए हो गया, इसके लक्ष्य। इसके अलावा और कोई बुक नहीं ली? नहीं, और कोई मल्टीपल पब्लिकेशन की नहीं ली, जैसे गाय वगैरह, और कोई नहीं ली? नहीं। ओके, यानी कि इनका कहने का मतलब है कि आप कंटेंट एब्रीविएट रखिए, है ना, जितना हो सके कंटेंट को ज्यादा वास्ट फैला नहीं, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई कौन सा पढ़ना है, क्या आप उसमें जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि किसी ने कहा है कि 10 किताबों को एक बार पढ़ने से बेटर है एक किताब को 10 बार, 10 बार, है ना, उसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। ठीक है सर, थैंक यू। तो फिर हमने ईवीएस के बारे में बात कर ली और साइकोलॉजी के बारे में बात कर ली। देन हम बात कर रहे हैं कि आपने जो मैथ है ना, जिसको एक बहुत बड़ा लोगों के, मोस्ट ऑफ लोगों के फोबिया रहता है, इसको कैसे फोबिया? हालांकि मैथ्स का फोबिया मेरे ऊपर भी हावी था, ठीक है, और बहुत हावी था। और मेरे 10th में शायद मैं बाई ग्रेस या 17-18 नंबर है मैथ्स में, ठीक है, बहुत कमज़ोर था। इवन मुझे वर्ग और आयत के बारे में कुछ पता नहीं था। ये सही बात, वर्ग और आयत के बारे में भी मुझे पता नहीं था। वो भी मैं STC सेकेंड ईयर में था, इंटर्नशिप के दौरान, तब बच्चों को पढ़ाने गया, तब पता चला कि वर्ग और आयत क्या होता है। अब देगी तो फिर मैंने मतलब सोचा, मैं एक तैयारी करे मैथ्स को कैसे अपन मतलब इम्प्रूव कैसे करें मैथ्स, क्योंकि अपन को ABCD भी आती नहीं थी मैथ्स की, ठीक है, जोड़ बाकी गुणा भाग के अलावा और कुछ नहीं आता था, सीधी बात थी। तो मैंने 6ठी से 8वीं तक की जो NCERT की बुक्स आती है मैथ्स की, ठीक है, यदि किसी को मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती, कोई मेरे जैसा है, तो वो 6ठी से 8वीं तक की NCERT तो अच्छी तरह से मिलाए। आपका सर आप बताइए, 6ठी से 8वीं तक, 6ठी से 8वीं तक NCERT कौन सी, अभी वाली या फिर NCERT? जैसे NCERT पे एक तो पहले और अभी थोड़ी एक्सचेंज हुई है। एक्सचेंज पिछली बार वो RBSC की चलती थी, RBSC, ठीक है, RBSC या फिर जो उदयपुर का है वो RSC, ठीक है, उसने बनाई थी बुक 6ठी से 8वीं और 9वीं से 12वीं बनाई थी RBSC। अभी आप NCERT के लिए NCERT के मेरे पास पुरानी NCERT थी, तो वहाँ से मैंने मिलाई, मतलब फर्स्ट चैप्टर से लेकर अंतिम चैप्टर तक मैंने मिलाई थी ढंग से, तो उसका बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ। फिर मेरा जो बेस है बहुत अच्छा बन गया। फिर मैंने लक्ष्य से मिलाई, तो लक्ष्य में बेसिक दे। NCERT में आपको डायरेक्ट कंटेंट मिला या फिर एक समझ बन गई भाई? एक्चुअली NCERT में क्या है कि भाई वो मतलब बेसिक अच्छा हो जाता है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन की लेवल नहीं देखते हैं, सीधा जाकर के बड़ी किताब में जैसे अपन को भिन्न है, ठीक है, दशमलव है, ठीक है, दशमलव का गुणा है, वो अच्छी मतलब बेसिक। और रीड में क्या होता है कि मतलब जो माइक्रो पॉइंट होता है ना, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली दूसरी प्रश्नावली यही है, ठीक है, तो उसमें जो गहराइयाँ हैं गणित की वो अच्छी दे रखी है। और जैसे ज्यामिति के अपने सिलेबस में है कुछ पार्ट है, तो उसका भी बेसिक उसमें तैयार हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि अपन जो होते हैं ना, हाँ सही है। तो फिर आपने कुल मिला करके NCERT इसके लिए मैथ के लिए एक तो आपने प्रेफर की थी। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो और कौन सी है वो बुक है वो आपने इसके लिए प्रेफर की? हाँ, तो सर आपने मैथ के लिए अगर हम बात करें तो एक तो लक्ष्य, इसके अलावा NCERT। मैथ्स में आप मेरे हिसाब से किसी की मैथ्स बहुत कमज़ोर है जी, तो आप ऐसे करिए 6ठी से 8वीं की NCERT ले आइए और उसको ढंग से 2-3 बार मिलाइए। फिर आप लक्ष्य दे रखिए, लक्ष्य में बेसिक है, ज़्यादा नहीं है, डीप क्वेश्चन नहीं दे रखे और लंबी भी नहीं है, तो उसको मिलाइए। फिर इसमें मतलब जैसे मैंने तो RS अग्रवाल पढ़ी थी एडवांस के लिए, और एक लोग रामनिवास मथुरिया भी पढ़ते हैं, मतलब क्या राय? हालांकि मैंने इसको देखा नहीं है, तो मैं कुछ बताते हैं ना, हाँ बताते लोग जरूर अच्छी। आपने आफ्टर ऑल इस पर जो आपने पढ़ा वही आई थिंक
ये बेस्ट है ना, ठीक है। हो सकता है इसका थोड़ा आपको लेवल कैसा लगे, लेकिन इन्होंने ये पढ़ी थी, आप देख लेना। हाँ, उसमें भी आपको ये करना है जो अपने जो सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि बड़ी किताब है। और मैंने भी देखा था 16 में तो इवन यहाँ से मैंने देखा कॉपी पेस्ट हुआ था क्वेश्चन। अगर हम एलसीएम की बात करें तो क्वेश्चन पूरी संभावना बनती है और रेफरेंस बुक है। और इसमें आप सिलेबस वाइज पढ़िए, पूरी नहीं मिलानी। हाँ, ये पूरी मिलाओगे तो फिर टाइम लग जाएगा। आप पिक आउट कीजिए भाई कौन कौन सा है, आप उसको पॉइंट आउट करने के बाद देख लीजिए। इसमें जैसे इसमें जो पहला चैप्टर है वो है संख्या पद्धति, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ है वो भी पढ़ना है। डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक, वो पढ़नी है। सरलीकरण, ये इसमें मतलब आप औसत है वो भी पढ़ना है। वर्गमूल, घनमूल, ये भी पढ़ना है। संख्याओं पर आधारित प्रश्न, ये भी पढ़ने हैं। और आयु संबंधी प्रश्न मेरे हिसाब से किसी का यदि बीजगणित अच्छी है तो वो ना पढ़े। घातांक करनी भी पढ़ना है। इसमें जो ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं देखने हैं घातांक करनी में, जो बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, वहाँ करने हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेना ताकि आपको कुल मिला के, जैसे भाई आप जो भी बिगिनर है, तैयारी कर रहे हो, तो सजेस्ट ये रहेगा कि आपने भी शायद कोई पेपर तो देखा होगा जब रीट की तैयारी की, पिछला हाँ पेपर तो देखा था। ये सबसे बड़ी बात रहती है भाई, पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए। बाकी इसमें सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही दे रखे हैं, ठीक है, तो उसका एक बेनिफिट मिल जाता है। और अच्छी बुक है, इसको ढंग से मिलाइए, बहुत अच्छी हो जाएगी मैथ्स आपकी। ये बात है ना। मुझे कुछ नहीं आता था इवन, तो फिर मैंने इस बुक को पढ़ के, एनसीईआरटी को पढ़ के मेरा मतलब मैथ्स इतनी अच्छी हो गई थी कि जैसे पटवार एसएससी लेवल तक की मेरी मैथ्स हो गई थी। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो मैथ की यात्रा आपके इसके अकॉर्डिंग रही। हाँ, इसमें आप ना सिलेबस वाइज पढ़िए, ठीक है, बाहर मत जाइए, भटकना नहीं है। जो सिलेबस है उसके अनुसार पढ़िए, बस इनफ है, सफिशिएंट है। आफ्टर ऑल एक तो एनसीईआरटी प्रिपेयर की आपने बेसिक के लिए, देन एडवांस के लिए आपने आरएस अग्रवाल है उसको आपने एनसीईआरटी पढ़िए, फिर लक्ष्य पढ़िए, फिर आरएस अग्रवाल, ये 3 बुक्स पढ़िए। ये बात है ना, ठीक है। और मेन जो अपना है वो यही पढ़नी है। ओके ओके, ठीक है, ब्रह्मास्त्र यही है कुल मिला के मैथ्स के लिए। कुल मिला के, ठीक है सर। तो एक बात इन्होंने लास्ट में इस पर ज़्यादा हाईलाइट किया, इसका रीजन है कि भाई इनका मानना है कि आपकी मैथ है वो बेसिक तो होगी, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, तो एक इस हिसाब से। और फिर आप टीचर लगने के बाद और भी कोई तैयारी करोगे, ठीक है, एचएम की या फिर किसी और की, आरएस की करोगे, ऐसा ही, उसके लिए भी अच्छी बुक है ये, मतलब आपको फ़ायदा मिल जाएगा उसका। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुल मिलाकर वनडे एग्जाम होते हैं उनके लिए, सबके लिए बेस्ट। ओके सर। तो मैथ के बाद में हम बात करें, लैंग्वेज के बारे में बात करें, तो अब बात करते हैं हिंदी के बारे में। तो आपने पहले तो मुझे बताइए कि कौन कौन सी लैंग्वेज चूज़ की थी, जैसे कि भाई एक तो हिंदी फर्स्ट होती है और सेकंड वैसे सभी लैंग्वेज होती है, तो आप बताइए कैसा कुछ लिया। मेरी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी थी, ठीक है, और फिर सेकंड लैंग्वेज मेरी थी संस्कृत थी। संस्कृत है ना, हाँ। ओके, तो आपने जो हिंदी की है इसकी क्या इंटरेस्ट, क्या है कि लोग हिंदी को है वो बहुत ही हल्के में ले लेते हैं, तो आपकी क्या राय है इसको लेकर के? हिंदी को स्लेटली नहीं लेना है आपको, हिंदी है अपने आप में, ठीक है। और हालांकि हिंदी संस्कृत से निकली है, पर संस्कृत से हिंदी थोड़ी टफ है, मेरा ऐसा मानना है। मेरी हिंदी वैसे मुझे लगता है मेरी हिंदी अच्छी है, पर नंबर हमेशा ही कम ही आते हैं हिंदी में, तो हिंदी पे आप अच्छा फोकस कीजिए। उसकी बारीकियाँ है ना, वो आप आफ्टर ऑल ये कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो हिंदी में आप ऐसे करिए, एक 9वीं से 12वीं की पहले चलती थी, अब नहीं चलती है। आरबीएससी की एक आई थिंक मैं देखता हूँ एक किताब, वो आरबीएससी वाली बात करें आप, है ना? हाँ, मतलब एक उसका केसरिया फर्स्ट होता है, थोड़ी सी ऐसे चौड़ी बाइंडिंग की बुक है, ये नहीं है, ये वाली ना। हाँ, ये बुक बहुत शानदार, हिंदी के लिए बहुत अच्छी बुक है। और विशेष रूप से लोग इसे जो एसआई है और भी जहाँ हिंदी ढंग की पूछी जाती है उसमें भी पढ़ते हैं, तो आप रीट में तो इसको ज़रूर पढ़िए, कहीं से भी यदि आपके पास नहीं हो तो इसकी फ़ोटोकॉपी कहीं से करवा लीजिए, बहुत अच्छी बुक है, इसको पढ़िए ढंग से। फिर लक्ष्य पढ़ लीजिए, बस। और अभी तो ये चलती है, हाँ ये चलती है, ये ठीक है, मैंने देखा इसको, वैसे ठीक है, बट अगर हम कंपैरिजन करें तो ये इससे ज़्यादा बेटर रहेगी, ये बेटर है जी। ये तो बढ़िया, ये आपने किताबें हिंदी के लिए ये हाँ, ये बुक और ये लक्ष्य पढ़ लो, बस खूब है, फिर ऑब्जेक्टिव मिलाओ आप ये जो। हाँ, एक, हाँ, ये देखिए एक बार, इसमें जैसे अपन के 3-4 टॉपिक है जिसमें वैरायटी नहीं मिल पाती। राघव प्रकाश की पढ़ी थी? हाँ, मैं बता रहा हूँ। ओके, जैसे ये थी 9वीं से 12वीं थी, इसमें जो प्रयोगवाची शब्द है या फिर संधि है, समास है, उसके जो एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल इस बुक में मिलते हैं। तो आप इस बुक में से एक तो आप प्रत्यय पढ़ लीजिए, उपसर्ग पढ़ लीजिए, संधि और समास जी, और मुहावरे वगैरह वो देख लीजिए। ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें, शब्द भंडार पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, मैं जो बता रहा हूँ वही पढ़िए। पहली चीज़ तो इसमें प्रत्यय पढ़ना है, उपसर्ग, संधि, समास और मुहावरे, लोकोक्तियाँ जो भी है वो 5-6 टॉपिक
वो पढ़ने, बाकी कोई चीज़ नहीं पढ़नी इसमें से। बिल्कुल सर, ठीक है, सर ने इसमें क्योंकि उदाहरण ज़्यादा दे रखे हैं तो उसका फ़ायदा मिल जाता है। ये इन्होंने बताया कि भाई एक चीज़ है कि ये जो उन्होंने जो जैसे राघव प्रकाश है, इनके जो लेखक है, ऑथर है, उन्होंने ये किताब जो राइट की है, लिखी है, तो उन्होंने सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी। हाँ। तो इन्होंने सर ने बताया कि भाई जो आपके रीड के अंदर कौन सा रेलेवेंट टॉपिक है उनको पॉइंट आउट करो, फिर उसके अकॉर्डिंग पढ़ो, और मोस्ट ऑफ इसमें एग्जाम्पल दिए है तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट रह सकते हैं। ठीक है सर, तो ये है। इसके अलावा ये एक बुक है, इसके बारे में अगर आपने देखा है तो हाँ, ये मानस है, तो मैंने तो इसको अभी देखा है, पढ़ा नहीं है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, खूब सारे ऑब्जेक्टिव है, तो वो सॉल्व एक बार इस पर कोई हाईलाइट नहीं है, आपको अगर अच्छी लगे एक बार देख लो इस बुक को, कहीं कोई नया उदाहरण हिंदी में क्या है, उदाहरण देखो ज़्यादा से ज़्यादा वही है, बाकी कोई थ्योरी में ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इसमें एग्जाम्पल अच्छे दे रखे हैं और MCQ दे रखे हैं अच्छे से, तो इसको भी देख लीजिए, कोई नहीं वो। यानी कि आपने हिंदी के लिए एक तो लक्ष्य प्लस आपने जो ये वाली किताब थी 9वीं से 12वीं, इस किताब का नाम है नवीन हिंदी व्याकरण। क्या नाम है? नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना। तो एक आपने पढ़ी नवीन हिंदी, है ना, जो पहले शब्द थी, अब आपको आई थिंक है वो जोधपुर जयपुर कहीं भी मिल जाएगी, देख लेना। इसके अलावा आपने राघव प्रकाश की ली थी? हाँ, राघव प्रकाश में से सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ने, ज़्यादा नहीं पढ़ना, 5-6 टॉपिक। ठीक है सर, राघव प्रकाश आपने देखी थी। ये हिंदी की बात हुई, हिंदी के लिए ये देखा। ओके सर, और फिर हम बात कर रहे हैं संस्कृत के बारे में। हाँ, इंग्लिश ली नहीं आपने, संस्कृत है ना? हाँ, तो आप बताइए संस्कृत के लिए आपने क्या किया? संस्कृत हालांकि देव भाषा है और बहुत अच्छी भाषा है और साइंटिफिक लैंग्वेज है। संस्कृत जैसी मैंने मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश से भी है, मैंने थोड़ी बहुत इंग्लिश भी पढ़ी और हिंदी तो पढ़ते आ रहे हैं। जानकारी के लिए बता देते हैं कि ये सर है, ये इंग्लिश से इनकी जो क्वालिफिकेशन हो रही है, इन्होंने जो ग्रेजुएशन है वो इन्होंने इंग्लिश सब्जेक्ट लिया था, इंग्लिश लिटरेचर। हाँ, और इंग्लिश में ठीक थी, क्या बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी इंग्लिश शुरुआत से ही अच्छी थी, ऐसी बात नहीं, फिर भी मैंने रीट में इंग्लिश नहीं ली। इसका कारण है स्कोरिंग सब्जेक्ट। जी, सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए कि अपनी मारवाड़ी में बात कहते हैं कि भाई जब सीधी उंगली से गिनी निकले ना, उसको टेढ़ी करनी पड़ती है। आफ्टर ऑल यही है कि इन्होंने देखा उस समय भाई नंबर है वो लॉस नहीं होना चाहिए, नंबर कटने नहीं चाहिए, इस चीज को ध्यान रखा। और आई थिंक कितने नंबर आए संस्कृत में? मेरे 30 में से 29 नंबर थे, और एक क्वेश्चन बाई मिस्टेक वो गलत हो गया, बाकी हो गए। देखो सबसे बड़ी बात है वो भी बाई मिस्टेक हो गया, सबसे बड़ी बात ये, बाकी 30 में से 30 थे। संस्कृत में आप यदि जैसे इंग्लिश है, बाकी लैंग्वेज में इतना आप जैसे पढ़ाई करते हो उतनी यदि संस्कृत में दो तो आपको एजुकेशन देना पड़ता है, मतलब आप 25 से अबव तो ले आते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि आप बात करें तो मैं इवन इंग्लिश बोले तो इससे बिलोंग करता हूं, तो इंग्लिश के अंदर मैं इस चीज को कंसीडर करता हूं कि थोड़ी मेहनत तुलनात्मक रूप से ज्यादा करनी पड़ेगी आपको, इसलिए 99% लोग संस्कृत लेते हैं रीड की, और वो आपकी है वो एक इंटरेस्ट पर भी डिपेंड। संस्कृत में क्या आएगी, साइंटिफिक लैंग्वेज है, ठीक है, और जो सूत्र है उसके अनुसार चलता है, ठीक है। संस्कृत में आप यदि आप संस्कृत लेना चाहते हो तो मैं, क्योंकि मुझे थोड़ा संस्कृत में ज़्यादा इंटरेस्ट था उस वक्त और मेरी तैयारी भी अच्छी थी, मैं थोड़ा विशेष रूप से बता देता हूँ संस्कृत में। संस्कृत में आपको सबसे पहले शब्द रूप और धातु रूप, राम, रामो, रामा, जो भी आपने, मैं तो भूल गया हूँ अब, पर वो आप पहले रट लीजिए। रटना ही है इसमें क्या, ठीक है, उसमें कोई वो रॉकेट साइंस है नहीं कि भाई उसको समझना है, ठीक है, वो नहीं है। शब्द रूप और धातु रूप आप इनको अच्छी तरह से, जो भी लक्ष्य में दे रखे ना उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। जो भी विभक्तियाँ हैं, सातोई और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, आप उनको तैयार कर लीजिए। फिर आप ग्रामर तैयार कीजिए, फिर ग्रामर पढ़े आपको, क्योंकि संस्कृत का जो ग्रामर है, मैं बता देता हूँ सर आपको, संस्कृत का ग्रामर है वो पूर्ण रूप से, ठीक है, पूर्ण रूप से शब्द रूप और धातु रूप पर निर्भर है। जिस बंदे के शब्द रूप और धातु रूप तैयार है, ठीक है, उसकी संस्कृत हो जाएगी, ठीक है, उसका बेड़ा पार है। ये देखो सबसे बड़ी बात वो 25 अबव ले आएगा, ठीक है, वो यदि लक्ष्य को ढंग से पढ़ लेता है। बाकी रही बात संस्कृत में शिक्षण विधियों की बात, तो शिक्षण विधियाँ संस्कृत की बहुत सरल है। कोई ढंग की किताब में यदि कहीं ऑब्जेक्टिव दे रखे हो, कोई ढंग की मिश्रा की, इस तरह की पीछे ऑब्जेक्टिव दे रखे, मैंने कहीं एक बुक का नाम याद नहीं मुझे, उस बुक में ऐसे लगभग 200-250 क्वेश्चन थे पीछे दे रखे थे। ग्रामर की, संस्कृत ग्रामर की बुक थी, उसमें पीछे 200-250 क्वेश्चन दे रखे थे, उसकी फ़ोटो कॉपी करवा ली। मैं आपको बता देता हूँ, उसमें शिक्षण विधियों का एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं गया उसमें से, देखो। और सर मैंने ये सुना है कि ये दोनों हिंदी से काफ़ी हद तक कोरिलेटेड है। और एक फ़ायदा और मिल जाता है संस्कृत लेने का, एक और बेनिफिट है कि संस्कृत की जो शिक्षण विधियाँ हैं वो हिंदी से मिलती है। संस्कृत का ग्रामर है बेशक हिंदी से मिलता होगा, क्योंकि उसकी बेटी है निश्चित रूप से हिंदी, ठीक है, जैसे संधि है, समास है, काफ़ी चीज़ों में आपको फ़ायदा मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको बाकी सिलेक्शन करवाना है तो सिलेक्शन के लिए संस्कृत बेस्ट रहेगी आपके लिए।
ये इनका सजेशन है, बाकी आप देख लेना। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। जी बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि इंटरेस्ट का भी आप अपना ख्याल रखें, वो अपना देखना है कि भाई पकड़ किस पर है। अच्छी बात है, भावनाओं नहीं बनाए और किसी का जो अपनी सबसे बड़ी जो चलता है ना स्ट्रीट एक ट्रेंड चलता है कि भेड़ चाल, इस चीज का ध्यान रखना। इंटरेस्ट नहीं है तो फिर वो अपने हिसाब से देखिए, लेकिन मुझे लगता है कि 99% जैसे मैं बताया संस्कृत है वो लेते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। और वो सेकंड लैंग्वेज लीजिए आप, अच्छा रहता है। वैसे आप फॉर्म तो भर लिया होगा शायद, ठीक है, करेक्शन हो तो यदि किसी के तो आपको अगर ऐसे डाउट हो तो आप कर लेना चेंज आप अपने हिसाब से। बाकी तो सर आपने संस्कृत के लिए एक तो लक्ष्य है उसको देखा, लक्ष्य, इसके अलावा एक और कोई बुक थी आई थिंक मिश्रा की आती है, वो बाकी आप देख लेना। हाँ मिश्रा की आती है, वो पढ़ लीजिए, अच्छी किताब, ग्रामर के लिए वो आप देख लेना, मिश्रा की आती है अच्छी। ओके सर, तो संस्कृत के लिए ये मैटर किया और ये आपकी रीड की स्ट्रेटजी के लिए, और आपका इनका एक सार निष्कर्ष ये निकला है कि आपने मोस्ट ऑफ है वो क्वेश्चन लगाए, आपने मॉडल पेपर लगाए। हाँ मतलब जैसे मेरी तैयारी लगभग 6 महीने तैयारी और 10 से 1 दिन ऊपर मिल गए थे मुझे जी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बाज़ार से ले आया 10-15 मॉडल पेपर, लगभग 10 मॉडल पेपर लाया था मैं बाज़ार से जी। 10 दिन लगातार वही काम किया, मॉडल पेपर ही मिलाए, बुके वुके सब छोड़ दी, साइड में रख दी, और ये मॉडल पेपर मिलाए। उसका बेनिफिट मत आप, मैंने यदि 10 मिलाए तो आप 30-20 जहाँ पर भी मिले 20-30, ठीक है। अब तो उस वक्त तो इतनी ऑनलाइन मटेरियल नहीं था, ऐप्स नहीं थे, वो कुछ नहीं था, ठीक है, बुके ही थी। हाँ डिजिटलाइजेशन हो गया है, ठीक है। तो आपकी जेब के अंदर, आप वो हर इंस्टीट्यूट आपकी जेब के अंदर बेशर्ते पढ़ने वाला होना चाहिए, सोर्सेज खूब है। तो आप जितने हो पिछले मतलब एक तो ये करिए कि जैसे जैसे आप तैयारी करते हैं ना, वैसे वैसे अपना मूल्यांकन करते जाइए। जैसे आपने 20-25 दिन पढ़ा तो आप एक मॉडल पेपर भी ढंग का ले आए, ठीक है, और फिर उसकी अलग से की बना दीजिए। कहीं कोई ऐसे मॉडल पेपर आते हैं जिसमें सामने दे रखे होते हैं आंसर, तो किसी से कटवा के उसकी आप की बना दीजिए, या फिर पीछे दे रखे हैं तो बेस्ट है। तो आप जैसे 20-25 दिन तैयारी करते हो, एक मॉडल पेपर मिलाइए, ठीक है, फिर कितने आते वो देख लो, फिर आप महीने भर बाद और मिलाइए, फिर आप देखिए भाई इसमें कुछ ये फिक्स है। जो मॉडल पेपर में यदि आपके इंक्रीज हो रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, आंसर की, तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी सही दिशा में है। और यदि ग्रोथ नहीं हो रही है तो फिर सोचने की बात है। फिर आप सब मूल्यांकन करिए कि मेरा सेल्फ इवैल्यूएशन की इन्होंने बात की, और इसके अलावा बताया कि भाई आप एक ड्यूरेशन के बाद में है वो 7 दिन, जैसे 15 दिन आप तैयारी के दौरान पढ़ते ना CCE, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, वही है, वो भी यहाँ पर फॉलो करना, अपनी स्टडी के अंदर ही फॉलो, यहीं से फॉलो करना है, यहीं से फॉलो, फिर बच्चों को सिखाओ आप। तो आप मतलब पैरेलल मूल्यांकन करते जाइए कि भाई आपकी तैयारी कैसी है, और उस पेपर के अंदर क्या वीक पॉइंट है उसको फाइंड आउट करो, देन उसके ऊपर आप वर्कआउट करो, ताकि आपकी वो मेरे पास जैसे लक्ष्य का था, लक्ष्य का पहले ये साथ में आता था एक मॉडल पेपर, ठीक है। तो मैंने जैसे ही महीने भर पढ़ा फिर मिलाया, तो उसमें मेरे लगभग 90 या 95 प्लस आए। फिर दूसरी बार मिला 105, प्रोग्रेस होती गई, और लास्ट में लगभग 135 आते थे मेरे, जब मैं लास्ट में मॉडल पेपर मिलाता था 10 दिन। लास्ट 10 दिन में आपको भी यही करना है, और मैंने भी यही किया। मैं बता रहा हूँ कि आपको मॉडल पेपर सोल्व करने ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। फिर इवोल्यूशन करना है कि भाई हाँ कितने सही हुए, कितने गलत हुए, प्रोग्रेस हो रही कि नहीं हो रही है, और कौन सा पॉइंट मेरे कम रह गया इसमें। मेरे यदि कोई ऐसा टॉपिक है जिससे बार बार क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो उस टॉपिक को आप पुनः एक बार देख लीजिए बुक से, ठीक है, वो फायदा मिल जाता है ना। मैंने यदि 10 मिलाया तो आपको 20 जरूर मिलाने कुल मिला करके। जैसे कि किसी ने बोला है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि जो अभ्यास है वो व्यक्ति को परिपूर्ण बनाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना इन्होंने भी बताया कि प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अपन कंटेंट पढ़ते जाएंगे, कंटेंट पढ़ेंगे, जब तक अपना जो सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं होगा तब तक हम ये जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि अपने एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे। आज समझे, जैसे कि अब बताता हूँ, 2-3 महीने पहले कलाम अकेडमी करके है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था एक इस तरह का एक फंडामेंटल तैयार किया था, जिसके अंदर वो रीड बेसिस प्री रीड नाम करके उन्होंने एक इस परीक्षा का आयोजन किया था, ठीक है। तो इस तरह के जो भी है आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। इसके अलावा अभी तो बहुत सारे ऐप मिल रहे हैं, आप कोई भी उठा दीजिए, सोर्सेज खूब है पढ़ाई के लिए, सोर्सेज खूब है, ठीक है, आप उसको देखिए, अच्छा क्वालिटी। एक चीज का ध्यान रखना है, ऐप ज्यादा भी इकट्ठे नहीं करने हैं, वो भी ले लिया, फिर आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे आई थिंक। तो अपने हिसाब से देखिए, फिर उसको कंटेंट को देखना है, और मोस्ट ऑफ है वो प्रैक्टिस करनी है। तो सर आपके पिछली बार रीट में कितने नंबर आए? 120 आए, जैसे 120 नंबर आए, 120 नंबर आए, और आई थिंक 120 नंबर 2018 वाली रीट में आना आई थिंक बहुत ही अच्छे नंबर है,
ठीक है। और इस चीज़ को आप भी कंसीडर करेंगे, या फिर आप पूछ सकते हैं जिसके आसपास में आपके सेलेक्टेड हुए उनको पूछ सकते हैं भाई 120 नंबर कितना अच्छा रहता है, और मेरे हिसाब से ये बहुत ही तारीफ के काबिल है। तो 120 नंबर में अगर आप बात करें तो अब एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे दीजिए अपने व्यूअर को कि ऑडियंस को कि भाई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितना है आपके जैसे। वैसे मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ, शायद मेरे मोबाइल में होंगे, वो देख के बता देता हूँ। जी, इससे क्या रहता है कि भाई आपको ये सब्जेक्ट को लेकर के भी थोड़ा सा बाय शंका है तो अभी हाँ वो बता देता हूँ मैं। और एक बात मैं बता देता हूँ, आप अभी यदि बीच में सीटेड हो जाए तो सीटेड ज़रूर दीजिए। किसी ने नहीं दी है, यदि दे दी है तो भी वापस दीजिए, उसका आपको फ़ायदा रीट में ज़रूर होगा। और मैंने सीटेड जब मैं STC फर्स्ट ईयर में था तभी दे दी थी। क्लियर हो गई थी ना? हाँ मेरी क्लियर थी। अच्छी बात, बहुत बड़ी बात है। उस वक्त बहुत कम लोगों की क्लियर होती थी, और मेरे लगभग 107 नंबर या 105 नंबर थे कुछ। बहुत अच्छी बात। सीटेड ज़रूर दीजिए, उसका फ़ायदा होगा। जी। और कहाँ गया यार, बाकी अभी है जो टाइमिंग है उसका यूटिलाइज आपको करना है, सबसे बड़ी बात यही है। बैठे हैं अपन घर पर तो बस सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट को बस पढ़ते रहना है, ताकि क्या है कि अपना जो है स्ट्रेटजी है उसका जो फ्लो है वो बना रहे। नहीं तो क्या है कि अपन आप देखो कभी हफ्ता भर या 5-7 दिन के बाद में हम वापस पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो कई प्रकार के माइंड के अंदर एक वो अलेजीपन आता है और यूँ पढ़ने का इच्छा नहीं होती है। और अभी गर्मी के टाइम है तो शाम को स्पेशली अगर इसमें देर नहीं रखा यार तो उसमें समस्या रहती है। खैर कोई नहीं है, सबको कंप्लीटली याद नहीं है। इन्होंने जैसे संस्कृत में बताया है कि 29 संस्कृत में 29 थे, एग्रीगेट 25 के समथिंग अक्रॉस ही ऐसे कुछ नंबर रहे, इसलिए इनके 120 इन्होंने स्कोर किया है। तो आप समझ सकते हैं कि 120 नंबर आए हैं। और ये सब वर्तमान में है वो गिड़ा तहसील में वहीं लगे हुए ना? हाँ, गिड़ा पंचायत समिति में है मेरी पोस्टिंग है। ठीक है। और मैं जी मुझे ऐसा लगा कि भाई अपनी इस सेशन से या इनकी इस वैल्यूबल इंफॉर्मेशन से ऑडियंस का है वो भला हो सकता है। तो आए इन्होंने, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की और इन्होंने बिल्कुल मान ली। इन्होंने कहा भी अगर किसी का भला हो जाए तो इसमें इनको कोई लॉस वाली बात नहीं है। तो मित्रों आपसे यही है कि आफ्टर ऑल इनका सजेशन क्या रहेगा, इनको थोड़ा सा बता दीजिए कि भाई आप पॉइंट। अभी जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि सितंबर में एग्ज़ाम होगा। यदि सितंबर में एग्ज़ाम हो जाता है जी तो अभी आप ऐसे करिए, थोड़े दिन ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव मिलाइए, किसी के भी हो जी। हर सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव देखो और कुछ नहीं देखो बस जी। क्योंकि आपका मतलब रिवीजन तो काफ़ी बार हो गया है, ठीक है। तो आप ऑब्जेक्टिव देखिए, फिर यदि डेट फिक्स हो जाए कि हाँ सितंबर में होगा तो फिर आप वापस किताबें लेके बैठिए, उनको पढ़िए, फिर ऑब्जेक्टिव मिलाइए, ठीक है। फिर मॉडल पेपर मिलाइए। मैं मतलब आप पहले ही बोला मैंने, मॉडल पेपर है ना, आप देते रहिए, अपना टेस्ट पैरेलल करते रहिए, तो उसका फ़ायदा ज़रूर होगा आपको। और एक थोड़ा सा इसमें ये वाला इशू कह सकते हैं, या फिर यूँ कि तो सरकार ने, जैसे कि मैं किसी को पर्टिकुलर हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि अभी की बार जैसे कि बीएड वालों को इंक्लूड किया है, तो आपको बस आशावादी बने रहना है, अपनी तैयारी पर फोकस रखना है। ऐसा नहीं कि अब क्या होगा वो वगैरह जो पढ़ने वाला है ना, उसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ना है, क्योंकि जो लोग किसी एक की तैयारी कर रहे हैं वो एक ही करेगा, ठीक है। दोनों साथ में, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल का मामला थोड़ा अलग है, ठीक है। तो वो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। समझदार है वो एक की ही करेंगे तो उनको शामिल किया, इस डजंट मैटर है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, किसके लिए। पहले तो अपनी एलिजिबिलिटी चेक कीजिए। DLED से बिलोंग करते हैं, BSTC वगैरह, तो आप इसमें, और बीएड गया तो उस अकॉर्डिंग है। बस ये ध्यान रखना है अपना है उस पर फोकस करना है, देन उसके ऊपर अच्छी तरह से वर्कआउट करना है। रेगुलरिटी एक सबसे बड़ी चीज़ है कि रेगुलरिटी होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर पढ़ाई के अंदर वो एक डिस्टेंस, कंसिस्टेंसी जरूरी है, सबसे बड़ी चीज़ ये। और आप जितना भी पढ़ो, 1 घंटा 2 घंटा भी पढ़ो, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन रखकर उस हिसाब से पढ़ना है। सोशल मीडिया से ज़्यादा इतना नहीं रखना है। हाँ, सोशल मीडिया से आपको विमुख होना है। आप बताइए थोड़ा सा सोशल मीडिया, मुझे अभी पॉइंट, सोशल मीडिया आपने कितना यूटिलाइज किया था उस समय? सोशल मीडिया, हालांकि मेरे पास तो तभी मोबाइल था, एक 1200 आता ना, नोकिया 1200 था, ठीक है। और ऐसी बात नहीं है, सोशल मीडिया से दूर रहिए, पर आप जब कभी भी मन हो तो आप दोस्तों से बात ज़रूर कीजिए, घर वालों से बात कीजिए। उसका एक ज़रूर, जब भी आप स्ट्रेस में हो तो घर वालों से, दोस्त ऐसी चीज़ है, कुछ भी तो घर ही है। हाँ, घर पे भी हो कहीं, मतलब आप बाहर जाओ या घर पे भी हो तो दोस्तों से बात करिए। उसका एक फ़ायदा होता है कि रिलैक्स फील करते हैं, एक ऐसा अपनत्व का फील होता है, फ्रेंडली अंदर आता है। सही बात है। तो इन्होंने बताया कि भाई जैसे कि एक सोशल मीडिया का इन्होंने न के बराबर किया तो, या फिर किया ही नहीं, बताया 1200 वाला मोबाइल था, 12 से ऐसा कुछ था, ठीक है। तो उस मोबाइल में क्या
क्या सोशल मीडिया होता है, गेम टाइप आता है, वो कौन खेलता है, क्या छोड़ो। तो मैं ये कह रहा था कि सोशल मीडिया का आप मिनिमाइज यूज करेंगे, बिल्कुल कम यूज अभी भी मैं सोशल मीडिया, अभी देखो इनके पास में फोन है और ये लग्जरी लाइफ जी रहे हैं ना, तो रीजन यही है क्योंकि उस समय इन्होंने सैक्रिफाइस किया, तो सैक्रिफाइस करेंगे तो परिणाम तो अच्छा मिलना ही है। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया सर। तो आपने इस सेशन को अटेंड किया और हमारे ऑडियंस को इन तमाम जानकारी से अवगत कराया, इसके लिए थैंक यू दिल से। आपका भी थैंक यू कि आपने मुझे मौका दिया। बिल्कुल सर, ठीक है, आभारी रहूँगा मैं आपका। थैंक यू सर।